मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिमांड में था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जल्दी से अगर रिकॉल करें, किसको याद है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? कोई ट्राई करना चाहेगा? बचपन में करे थे। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, फिर बाकी सबको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ, अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज करें जल्दी से, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की तो दो टाइप के गुड्स हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा फैक्टर सृष्टि सर, मुझे बस यही तो याद है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो जब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर स्टडी करते हैं तो उसमें आता था नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स। सर मुझे बस यही तीन याद है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर मार्केट में आता था नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, जिस कमोडिटी को हम स्टडी कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग द सप्लाई, कितनी यूनिट्स आप बेचना चाहेंगे, इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। As a general rule, price of a commodity and its supply are directly related. Demand में क्या था? They were inversely related. यहाँ पे क्या है? Direct relationship. Direct relationship मतलब higher the price, higher would be the supply. Higher would be the willingness of the producer to sell the commodity. It means as price increases, the quantity supplied of a given commodity also rises and vice versa. It happens because at higher prices, there are greater chances of making profit. So higher the price, generally higher would be the profit. और जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो इसीलिए अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट मतलब अगर प्राइस बढ़ा और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तभी तो बोला ना, अजम्पशन हो गई कि अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, तो ही तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ा और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे भी ज्यादा बढ़ गई तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। कि आपका प्राइस बढ़ा 5 रुपए से और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई 6 रुपए से, तो आपको तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का पर्पस यही होता है कि जब मैं एक फैक्टर की बात कर रहा हूं ना, तो ऑल अदर आर केप्ट कांस्टेंट। तो जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ रहा है तो आई वुड बी विलिंग टू सेल मोर प्रोवाइडेड एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। कोई डाउट? Supply is a function of price and it can be expressed as function of price. There is a direct relationship between supply. वो आगे जाके आएगा हमारा law of supply. तो था law of demand, यहाँ पे होगा law of supply. Price of the commodity, most important factor. बाकी सारों को क्या बोलते हैं? Other factors. Now be careful. Demand में था price of related goods. Demand में क्या था? Price of related goods. यहाँ पे बोलते हैं price of अदर गुड्स। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड गुड्स होना जरूरी नहीं है। एज अ प्रोड्यूसर आप क्या बेचना चाहोगे जिसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा है? मैं अगर कैलकुलेटर बेच रहा हूं और कल को लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई, कैलकुलेटर कौन रखता है आजकल? फोन में कैलकुलेटर होते हैं, ठीक है ना? और मान लो मोबाइल की डिमांड बढ़ गई, मोबाइल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर आप कैलकुलेटर बेचना चाहोगे या मोबाइल फोन? मोबाइल फोन। और सोचो एकदम से आटा का रेट बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है ना, खाने की चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो गए, मोबाइल फोन नहीं बिक रहे, तो क्या आपको फर्क पड़ता है? आपने कौन सा फैक्ट्री लगा रखी है? आपने कौन सा फैक्ट्री बना रखी है जिसमें अब आटा थोड़ी ना बन सकता है कि मोबाइल की फैक्ट्री में? लेकिन आप तो दुकान खोल के बैठे थे, वो सामान बिकना नहीं, अब उसकी नहीं रही, उस चीज बंद करो, दूसरी चीज के खोल दो। तो क्या जरूरी है वो रिलेटेड होने चाहिए? तो प्रोड्यूसर में वो रिलेशन होनी जरूरी नहीं है, लेकिन कंज्यूमर में तो थी ना भाई, कि मतलब मेरे को प्यास लग रही है तो बर्गर थोड़ी ना खा लूंगा, चाय पी रहा हूं तो मतलब उसके साथ शुगर ही जाएगा ना। बात समझ आई? कोक थोड़ी ना हो सकता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो वो रिलेटेड गुड्स का लॉजिक था। प्रोड्यूसर में रिलेटेड गुड्स होना जरूरी नहीं है। प्रोड्यूसर का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे छोले भटूरे बेचने पड़े या मोबाइल फोन बेचने पड़े। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है, अज्यूम किया जाता है, ठीक है ना?
सर कोई इंटरेस्ट भी होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, बात हो रही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा आप वो चीज बेचना चाहोगे। तो अगर गुड एक्स और गुड वाई है, आप गुड एक्स बना रहे हो, गुड वाई के प्राइसेस अगर बढ़ने शुरू हो गए, तो एज अ प्रोड्यूसर योर विलिंगनेस, आपकी इच्छा पूछ रहे हैं कि आप वो बेचना चाहोगे या ये बेचना चाहोगे। वाई के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो एक्स बेचना चाहोगे या वाई। आज समझ आई। वाई कुछ भी हो, वो जरूरी नहीं है कि रिलेटेड हो, जरूरी नहीं होता कि रिलेटेड हो। कोई डाउट, कोई डाउट। तो इसीलिए, वरना ये भी तो लिखते ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिख देते, अदर गुड्स क्यों लिखा। इट इज नॉट नेसेसरी नॉर्मली, मतलब प्रोड्यूसर्स लाइक टू गो इन टू द इंडस्ट्री वेयर दे हैव एक्सपीरियंस, तो रिलेटेड में जाता है। बट मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं होता। रूल क्या है, अदर गुड्स एज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजर्स। अब मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने का शौक तो कोविड के बाद लोगों को रहा ही कहाँ, तो मैं यहाँ पे पूल पार्लर खोल देता हूँ, ठीक है ना, स्नूकर पूल, और उसमें जिम खोल देते हैं, और एक में गेमिंग जोन बना देते हैं। गेम्स तो सबकी स्ट्रांग हो ही गई है कोविड के बाद। तो जमीन है, बुरा मान जाएगी क्या कि या अल्लाह ये क्या हुआ, यहाँ एक टाइम पे बच्चा पढ़े करते थे, अब ये सब क्या हो रहा। प्रॉफिट से मतलब है ना। अब जब चीज वो नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो इट शुड बी put to use in the best possible manner, optimum utilization of resources। वो दिन दूर नहीं लग रहा मुझे तुम्हारे हालात देख के। यहाँ पे जिम को लेंगे हम। As resources have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends not only on its price but also the price of other commodities. Increase in the price of other goods makes them more profitable in comparison to the given commodity. तो अगर अदर गुड्स महंगे हो रहे हैं तो गिवन गुड की प्रोडक्शन कम होगी, विलिंगनेस और उसकी बढ़ जाएगी। As a result, the firm shifts its limited resources from the production of the given commodity to the production of other goods. For example, increase in the price of other goods, say wheat, will reduce the farmer to use land for cultivation of, will induce, मैंने reduce बोल दिया ना गलती से, will attract him to use land for cultivation of wheat instead of what he was cultivating earlier. कह रहा राइस का नहीं, अब wheat के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, छोड़ो ये सब, wheat बनाओ। एग्जाम्पल, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप पहले रजिस्टर्स बनाते थे, फिर आपने कहा कि ज्यादा फायदा तो कपड़ों में है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ना कि बंद कर दो भाई साहब, ये कोई मतलब कोई नहीं, इतनी रजिस्टर्स अब उतने यूज नहीं हुआ करते जितने पहले यूज होते थे, तो अब कपड़ों पे मतलब फोकस किया जाए, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कुछ भी कर सकता है प्रोड्यूसर, उसको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है। तो प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, नॉट प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कोई डाउट। तो प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स का रूल क्या है, अ प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग to produce those goods the prices of which are rising। तो अदर गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अदर गुड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, और गिवन गुड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अदर के कम हो रहे हैं, तो जो वो बना रहे थे वो भी गिवन गुड बनाना चाहेंगे। यस और नो। मैं बना रहा था पेन, आप बना रहे थे टैबलेट्स, ठीक है ना, ये टैबलेट, दवाइयां नहीं, टैबलेट्स। तो अब मैंने कहा कि भैया ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन पेन के रेट्स नहीं, टैबलेट्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं भी टैबलेट्स बनाना शुरू कर दूंगा, तो इसकी प्रोडक्शन सप्लाई गिरेगी ना, डिक्रीज इन सप्लाई, इसके तो प्राइसेस चेंज नहीं हुए थे, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, गिरी ना। तो जरूरी नहीं है तो कि खुद का प्राइस अफेक्ट हुआ, पेन के प्राइसेस ना तो बढ़े ना कम हुए, लेकिन फिर भी सप्लाई अफेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। कोई डाउट, कोई भी डाउट। Price of the factors of production, when we say price of factors of production, we are talking about cost of factors of production, cost of factors of production। ध्यान सुनेंगे, बड़ा सिंपल सी बात। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर लैंड की कॉस्ट बढ़ गई, रेंट बढ़ गया, अगर रेंट बढ़ गया तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी,
मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और मैंने आपको क्या बताया कि जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो अगर मेरा रेंट बढ़ा एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज नहीं हुआ, मैं अभी भी सामान उतने का ही बेच रहा हूं, लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, माय विलिंगनेस टू सेल विल राइज और फॉल और इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ेगी या कम होगी? लेट्स कीप इट सिंपल। अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा और बाकी सब कांस्टेंट है, तो मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी या कम होगी सप्लाई करने की? कम होगी, बिल्कुल ठीक। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस आपका प्रॉफिट मार्जिन कम कर देता है। आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो आपकी विलिंगनेस कम हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, अब आप सस्ते में बना पा रहे हो, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। कोई भी डाउट? सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, सो बी केयरफुल। Prices of the factors of production or inputs like labor, capital, raw material used in the process constitute the cost of production. If the prices of all or any of these factors of production or inputs increases, the cost of production will rise. This decreases the profitability. As a result, seller reduces the supply of the commodity. On the other hand, अगर prices कम होंगे factors of production, price of factors of production, so be careful. Price of the commodity उसके selling price की बात हो रही है, price of factors of production उसके cost of production की बात हो रही है। be careful. Cost of production बढ़ना आपके लिए profitable नहीं है, आपका profitability खा जाएगा वो। Price of the commodity बढ़ना आपके लिए profitability की बात है, क्योंकि other factors are kept constant. कोई doubt? On the other hand, decrease in the price of factors of production increases the, ठीक है, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट आई होप अभी तक सब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है जी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, अगर टेक्नोलॉजी आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी हाई होगी या लो होगी? हाई होगी। तो अगर आपकी एफिशिएंसी हाई होगी तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। एफिशिएंसी अगर आपकी हाई होगी तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा। अगर प्रोजेक्टर ना होता तो क्या आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होता? अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा होता, नहीं दिख रहा होता। तो मतलब बिना प्रोजेक्टर के भी पढ़ाई होती थी, लेकिन पीछे वाले उतनी क्लियरली नहीं देख पाते थे जितनी क्लियरली वो अभी देख सकते हैं। लो और लो, बात समझ आई? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इतना डबल भी पीछे रो चली जाए तो उनको भी दिखेगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। द पॉइंट इज, if the technology advances, your efficiency increases, your cost of production falls, मतलब per unit cost falls, profitability increases. तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, विलिंगनेस बढ़ेगी। और आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी गिरेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कोई डाउट? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस, तो अब लेटेस्ट मशीन्स आती हैं तो वो सेम टाइम में, अब जैसे प्रिंटर की बात कर लेते हैं, पहले प्रिंटर आता था 1 मिनट में 10 पेज निकलते थे, अब प्रिंटर आते हैं 1 मिनट में 50 पेज निकाल देते हैं 1 मिनट में। तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना। तो मशीन्स आती थी जो 1 घंटे में 5 यूनिट बना पाएंगी, अब वो 500 यूनिट बना पा रही हैं। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। Technological changes influence the supply of a commodity. Advanced and improved technology reduces the cost of production. तो contradicting point लग सकता है कुछ लोगों को, सर एडवांस टेक्नोलॉजी तो महंगी होती होगी ना। When they say cost of production, they are talking about efficiency and cost per unit. Per unit cost कम हो जाता है आपकी, वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, that is a capital expenditure. But cost of production, cost per unit कम हो जाता है। तो it reduces the cost of production, which raises the profit margin. It induces the seller to increase the supply. However,
टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स एंड, ठीक है, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई। इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड सब्सिडीज डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसको हेडिंग दे सकते हैं हम गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज दो है ब्रॉडली, एक है विद रिगार्ड टू टैक्सेशन और एक है विद रिगार्ड टू सब्सिडीज। सुनने पे ध्यान देंगे। टैक्सेशन, टैक्सेस टेंड टू increase the price of the commodity without increasing the profit margin, without increasing the profit margin, because tax goes to the government, tax goes to the government। तो कह रहा है आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट, तो वो ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बी केयरफुल, हमारी अजम्पशन क्या होती है हमेशा जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो प्राइस की बात हो रही है, यहाँ कौन सी बात हो रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप ज्यादा का बेच नहीं पाओगे। तो कोई चीज पहले 100 की थी, उसके ऊपर अगर 5 रुपीज का टैक्स लग गया तो वो 105 की हो गई। उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, और बर्डन किस पे आ रहा है? आपके ऊपर आ रहा है। अजम्पशन है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है? बर्डन हम ट्रांसफर कर देते हैं, एज अ प्रोड्यूसर बर्डन ट्रांसफर कर देते हैं कंज्यूमर से, अब हम एक्स्ट्रा रिकवर कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ध्यान से सुनना, 100 रुपए की चीज थी, 5 रुपए उसके ऊपर टैक्स लग गया, आप बनाते थे वो 90 की, आप बनाते थे वो 90 की, तो कितने कमाते थे? 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब उसके ऊपर 5 रुपए टैक्स लग गया, मार्केट प्राइस चेंज नहीं कर पाए, तो अब आपकी कॉस्ट क्या बन गई? 95। अब आपकी कॉस्ट क्या बन गई? 95। टैक्स इंपोज होने की वजह से, टैक्स इंपोज होने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया या कम हो गया? कम हो। तो योर विलिंगनेस विल डेफिनेटली डिक्रीज, योर विलिंगनेस टू सप्लाई, तो सप्लाई कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया assumption है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। तो जब गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर रही है तो आप सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर पाते, जिसका बर्डन, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या अंडरस्टैंड करना है कि टैक्सेस का बर्डन सारा का सारा प्रोड्यूसर पे जा रहा है। जबकि रियल लाइफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो वो नहीं है ना, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो assumption लेने के लिए बोल रहा है कि जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो आपको बाकी सब कॉन्स्टेंट मानने पड़ेंगे, तभी वो लॉ अप्लाई होगा। इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, रियल लाइफ नहीं है। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है? 100 की चीज है, 10 रुपए टैक्स है, मैं तो आपसे 110 लूंगा। गवर्नमेंट ने 12% टैक्स कर दिया, मैं आपसे 112 ले लूंगा। तो रियल लाइफ में तो प्रोड्यूसर पूरा का पूरा बर्डन शिफ्ट कर रहा है। बट वाइल स्टडिंग सप्लाई वी अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो अगर टैक्स इंपोज हुआ, अगर टैक्स इंपोज हुआ तो उसका बर्डन प्रोड्यूसर पे आएगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा। तो टैक्सेस बढ़ेंगे तो सप्लाई गिरेगी, टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। कोई भी डाउट? सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होती है? ग्रांट्स, कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स given to the producers by the government. They tend to reduce, they tend to reduce, they tend to reduce the cost of production. They tend to reduce the cost of production. They tend to reduce the cost of production. सब्सिडीज, गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज कि फॉर एग्जांपल आपका 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, या 50% डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप उस एरिया में जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप करो। वो एरिया डेवलप कराना चाहते हैं, हम आपको 20 लाख देंगे, आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप करो उस चीज में। बेसिकली द बेनिफिट्स में भी कैश कि गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, या नॉन कैश बेनिफिट्स के डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बेनिफिट्स। गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है कि भैया जाके ये प्रोडक्ट बनाओ
या एक पर्टिकुलर एरिया में जाके काम करो ताकि वो एरिया डेवलप हो जाए। जो भी है, गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, कि अगर गवर्नमेंट वो प्रोवाइड ना करती तो भी आप बना रहे थे, तो एक 10 रुपए का बन रहा था, गवर्नमेंट ने कहा आप जितनी मर्जी यूनिट बनाओ, 2 रुपए पर यूनिट सब्सिडी हम देंगे आपको, मतलब 2 रुपए हम आपको देंगे उसमें, तो आपका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 रुपए से कम हो गई। तो सब्सिडी मिलने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, सब्सिडी हटने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ऐसा भी होता है कि किसी चीज पे आपको सब्सिडी मिल रही थी, अब सब्सिडी बंद हो गई, जिंदगी भर नहीं मिलती, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या इंपैक्ट होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी चीज से कम हो रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, विलिंगनेस टू सप्लाई बढ़ेगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो सप्लाई कम हो जाएगी। कोई भी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज दो हैं, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इंक्रीज इन टैक्सेस raise the cost of production and thus reduces the supply due to lower profit margin. On the other hand, tax concessions and subsidies increase the supply as they make it more profitable for the firm. वो मतलब उनको लगता है कि आप जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, आपको पता होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, कि मतलब 2 लाइनों में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज रिलेट करना आना चाहिए, तभी है तो सिंपल सी बात। बट पहले पता तो हो कि सब्सिडीज का इम्पैक्ट क्या होगा, सब्सिडीज होती क्या है, टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या होगा उनके कंटेक्स्ट में। गोल्स ऑफ द फर्म, अब वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब जैसे रिलायंस टाइप बिजनेस है, उनका गोल क्या है? उनका गोल है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट को कैप्चर करना, वो वॉल्यूम्स में खेलते हैं। किसी का गोल हो सकता है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना, कि इन द सेंस कि मेरे को वॉल्यूम से मतलब नहीं है, कम पढ़ाऊंगा लेकिन फीस हाई रहेगी। कोई होता है कि वॉल्यूम कि चलो मैं 500 रुपये महीना में पढ़ाऊंगा, इकट्ठे कर दिया 1000 बच्चे। तो गोल पे डिपेंड करता है कि बिजनेस का गोल क्या है। तो अगर गोल है वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन तो कम प्राइस पे भी आप ज्यादा बेचना चाहोगे, ऑपोजिट टू द लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि गोल ही चेंज हो गया ना आपका। तो अगर आपका गोल वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन है तो आप कम प्राइस पे भी ज्यादा यूनिट्स बेचना चाहोगे, क्योंकि आप वॉल्यूम्स पे खेल रहे हो। लेकिन अगर आपका गोल वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन नहीं है तो आप हायर प्राइस पे ही ज्यादा बेचना चाहो। तो समझ आया ना, गोल्स ऑफ द फर्म इंपॉर्टेंट है। Generally, supply of a commodity increases only at higher prices as it fulfills the objective of profit maximization. However, with the change in trend, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profits. वो competition को beat करने के लिए। अब जैसे पीछे 4-5 साल पहले जब एयरटेल की हालत खराब कर दी थी जियो ने, तो था ना कि इतने सस्ते उन्होंने ऑफर्स निकाल दिए थे। कोशिश ये थी कि एयरटेल खत्म ही हो जाए, मतलब वो सरवाइव, मतलब वो बहुत क्लोज पहुंच गया था, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, कि रेट इतने कम कर दे कि कोई उसको सस्टेन ही नहीं कर सकती कोई और कंपनी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आपका बहुत पैसा है, हम झेल लेंगे चाहे लॉसेस भी हो रहे हो। तो इतने सस्ते बेच दिए थे कि एयरटेल नहीं कम्पीट कर सकता था। तो वो तो फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा कि मतलब कंपटीशन भी एक होता ना, फेयर कंपटीशन हो तो फिर वो धीरे 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 सस्टेनेबिलिटी हुई कि तो अभी तो फिर जियो के भी तो रेट्स बढ़ने शुरू हुए, कि जो जिस रेट पे वो पहले ऑफर कर रहे थे वो रेट थोड़ी ना सस्टेनेबल था लॉन्ग रन में। बट कुछ कंपनीज जानबूझ के सस्ते में बेचना चाहेंगी टू इंक्रीज द मार्केट कैपिटलाइजेशन और टू एलिमिनेट कंपटीशन, टू एलिमिनेट कंपटीशन। एक बार खत्म हो जाएगा कंपटीशन और हम हमारी मोनोपोली बन गई, फिर हम बढ़ाएंगे प्राइसेस। जब कोई और होगा ही नहीं तो हम जो प्राइस ऑफर करेंगे वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस और नो? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अभी जो हमने सुने वो थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में, बाकी सारे फैक्टर्स तो है ही हैं। उसके अलावा कि मतलब वो जितने भी फैक्टर्स थे इंडिविजुअल सप्लाई के वो तो इस पे अप्लाई होंगे ही होंगे। उसके अलावा मार्केट सप्लाई, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, when the number of firms in the industry increases, अगर number of producers बढ़ते जाएंगे तो supply भी बढ़ेगी बढ़ेगी, the market supply also increases, and when the number of producers fall, supply decreases. Future expectations regarding the price, if the sellers expect a price rise in the near future, तो आप अभी क्या करोगे? होर्डिंग कहते हैं उसको, होर्डिंग, स्टॉक को
अपने पास रखना चाहोगे, आपको लग रहा है कि बेटा अब इसकी शॉर्टेज होगी, अब इसके बढ़ेंगे प्राइसेस। अब हमारे पास पड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर और आने वाली है शॉर्टेज, तो आप लोग अभी ज्यादा बेचना चाहोगे, आप प्रोड्यूसर्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते हो, आपको लग रहा है कि आगे जाके और शॉर्टेज होगी और महंगा होगा ऑक्सीजन, तो आप अभी ऑक्सीजन सिलेंडर कम बेचना, पहले 10,000 का था, अब हो गया 15,000 का, लेकिन आगे 25,000 तक जा सकता है, तो 10,000 से 15,000 हो गया, अभी ज्यादा बेचना चाहोगे या कम? अभी ज्यादा बेचना चाहोगे या कम? प्राइस बढ़ गया, फिर भी अभी ज्यादा बेचना चाहोगे या कम? रॉन्ग, कम। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आगे जाके और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके और ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या आप अपना स्टॉक खत्म करना चाहेंगे? अभी अभी बेचना चाहेंगे? आपसे ही तो ले रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपकी विलिंगनेस बढ़ जाएगी उसको बेचने की या कम हो जाएगी इफ यू एंटिसिपेट फर्दर प्राइस राइज? तो प्रेजेंट, इफ यू एंटिसिपेट फर्दर प्राइस राइज इन द फ्यूचर, तो प्रेजेंटली योर विलिंगनेस टू सप्लाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? समझ आए ना, कम हो जाएगी। कोई डाउट? उसी सामान पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जाएगा ना, थोड़ी देर शांति से बैठे रहो, ठीक है ना, प्रॉफिट तो बनाना ही है, उससे और ज्यादा प्रॉफिट बन पाएगा अगर अभी नहीं बेचोगे तो। यस और नो? पक्का? क्लियर? However, if the sellers fear that the prices will fall in the future, जैसे कि मास्क हैं, अब मास्क के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, पहले तो पता नहीं हजार हजार के भी मास्क आते थे, उसी में ऑक्सीजन भी निकलता होगा, तो लेकिन अब प्राइसेस अगर गिरने शुरू हो गए, तो गिरते हुए प्राइस में भी वो कहेगा भाई निकाल, जितनी जल्दी निकाल सकते हैं, उसके बाद इनका पता नहीं क्या ही कर पाएंगे हम, या तो भगवान से प्रे करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन बढ़ जाए, उसी के लिए यूज हो जाए, ठीक है ना, वरना तो मास्क अब भगवान ना करे कि दोबारा यूज करने पड़े। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो सप्लाई हाई होगी, रोड टूटी फूटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, तो सप्लाई हाई होगी। अगर रोज गार्डन जैसी रोड है, टूटी फूटी है, एंट्री एग्जिट खतरनाक है, तो फिर सप्लाई कम हो सकती है। ओके, proper infrastructural development like improvement in the means of transportation and communication help in maintaining adequate supply of the commodity। तो इंडिविजुअल सप्लाई भी मार्केट सप्लाई भी, दोनों के फैक्टर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आगे जाके डिटेल में आएगा, तो अभी तो बस इंट्रोडक्शन है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। व्हेन द चेंज इज ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। And when the supply of a commodity changes due to factors other than its own price, then it would be change in supply, change in supply। So change in quantity supplied due to its own price, change in supply due to factors other than the own price। तो quick recap, पहला factor price of the commodity itself, फिर other factors में price of other goods, price of factors of production, also can be termed as cost of factors of production, state of technology, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसके दो पार्ट्स हैं, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, और लास्ट में गोल्स ऑफ द फर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर की बेस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके प्राइस डिटर्मिनेशन में फिर यूज होगा, तो जो चीज फिर यूज होगी और इस चैप्टर में भी हेल्प करेगी, तो उसको स्ट्रांग रखना एडवाइजेबल है।